अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो रोमेटिक फ़ीवर है। रोमेटिक फ़ीवर एक बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होती है गले की, और इसकी वजह से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, जिसमें हार्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। पैथोफिजियोलॉजी, ट्रीटमेंट ऑप्शंस और प्रोफिलैक्सिस डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर जहन में कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये वीडियो लेक्चर्स आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और एग्ज़ाम्स पास करने में हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंच सकें। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ है उसे कहते हैं रोमेटिक फ़ीवर, एक चीज़ है उसे कहते हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज़। एक बंदा है, बच्चा है, ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है, बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, ख़ास किस्म का स्ट्रेप्टोकोकस का बैक्टीरिया है जो बीटा हेमोलिसिस करता है। ये उसकी क्लासिफिकेशन में आता है। सोर थ्रोट करता है, इसके अलावा स्किन को भी बीमारी भी कर सकता है वगैरह वगैरह, मगर ज़्यादातर बच्चों में सोर थ्रोट करेगा, गला खराब होगा बच्चों का। अब एक नॉर्मल बच्चे का गला खराब होगा तो वो ठीक हो जाएगा, बात खत्म। मगर कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में जो ससेप्टेबल है, ससेप्टेबल का मतलब क्या है, जेनेटिकली ही उनके अंदर कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से सोर थ्रोट हुआ। अब सिर्फ सोर थ्रोट होना चाहिए था, उस सोर थ्रोट को 2 से 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, या शायद से भी ज़्यादा। मरीज़ बच्चा भूल गया होगा कि उसको कभी सोर थ्रोट भी हुआ था दरमियान में। अब क्या होना शुरू हो जाएगा, उसको जॉइंट पेन्स स्टार्ट हो जाएँगे। जॉइंट पेन्स भी किस तरीके से होंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहेगा कि मुझे राइट रिस्ट में पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, टेंडर है, हाथ लगाता हूँ तो दर्द होता है बहुत, स्वेलिंग हुई हुई है, इसके अंदर थोड़ा-सा फ्लूइड भी लगता है कि जमा हो गया है। क्या आपके कोई और जोड़ भी इन्वॉल्व थे, या मरीज़ से जब पूछते हैं, वो कहेगा कि इसके खराब होने से पहले मेरी लेफ्ट एल्बो का मसला था। जब लेफ्ट एल्बो बिल्कुल ठीक हो गई थी, तो राइट रिस्ट इन्वॉल्व हुई है। उससे पहले राइट एंकल था, उससे पहले शोल्डर था। समझाना क्या चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शोल्डर के इन्वॉल्वमेंट के बाद जब ये ठीक हुआ तो नेक्स्ट जोड़, फिर ठीक हुआ तो नेक्स्ट जॉइंट, और ये ठीक हुआ तो नेक्स्ट जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट हुई है। इसे कहते हैं माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। क्योंकि उसने माइग्रेट किया है एक से दूसरे जॉइंट में, इकट्ठे नहीं आया। दूसरा नाम है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग भी एक से दूसरे जोड़ में जाने को कहते हैं। अब आप गौर करें कि मरीज को पहले क्या हुआ था जी, सोर थ्रोट हुआ था, ये ज़हन में रखना है बार बार। अरिदमा मार्जिनेटम हो सकता है, रैश हो सकती है, जो नॉर्मली आपके इजी करता हूँ, रेड बना देता हूँ, रैश जो कि स्टार्ट होने के बाद सेंट्रल क्लियरिंग हो जाती है रैश की, तो ऐसे लगता है जैसे टारगेट लीजन सी बन गई हो, जिसको नहीं टारगेट के ऊपर, निशान के ऊपर एक तीर वगैरह लगाते हैं, तो अरिदमा मार्जिनेटम हो सकता है। स्किन की इन्वॉल्वमेंट होगी। हार्ट की 3 लेयर्स हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, कैन कॉज पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइट, यानी कि ये तीनों लेयर्स को इन्फ्लेम कर सकता है। पेरिकार्डाइटिस में चेस्ट में पेन होगा, बाहर की लेयर है तो उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है,
एफ्यूजन हो। मायोकार्डियम चूंकि मसल सेल्स हैं तो इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर। और दूसरा जो करा सकते हैं वो एरिथमियाज है। एंडोकार्डियम अंदर वाली लेयर है, ये एरिथमियाज ज्यादा चांसेस है कि ये करा दे। इसमें कंडक्शन सिस्टम होता है, एवी नोड वगैरह, तो इट कैन कॉज कंडक्शन ब्लॉक। इसका मतलब है कि ये तीनों सेल लेयर्स में से कुछ ना कुछ हो सकता है। क्यों? सोर थ्रोट जब सोर थ्रोट हुआ तो बॉडी ने कुछ एंटीबॉडीज बनाई उस सोर थ्रोट के बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई को मारने के लिए। ये एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट कर गई। कहाँ? जॉइंट्स को भी जाके खराब कर दिया, स्किन को, हार्ट को। तो इसलिए ये एक तरह से इम्यून मीडिएटेड प्रॉब्लम आ गया। इसके अलावा इट कैन प्रोड्यूस कोरिया। कोरिया क्या है? एबनॉर्मल डांसिंग मूवमेंट्स है, फेस की, लिप्स की, अपर लिम्स की। इसके अलावा सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बन सकते हैं कुछ पेशेंट्स में, एल्बोज में वगैरह। तो ये अब ब्रेन के अंदर खास सेंटर है जिसको इन्वॉल्वमेंट से कोरिया होता है। ये अगेन स्किन की कंडीशन है। ये जो मैंने आपको लिखा है ये प्लस एविडेंस ऑफ बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कहलाता है मेजर क्राइटेरिया टू डायग्नोस। कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं कुछ बीमारियों को डायग्नोसिस करने के लिए। तो आपके पास क्या है? कार्डाइटिस है, पॉलीआर्थराइटिस है, कोरिया, रिदमा मार्जिनेटम और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। कुछ लोग फॉर्मूला जोन्स के नाम से बनाते हैं, इसे जोन्स क्राइटेरिया भी कहते हैं। जॉइंट्स, हार्ट, नोड्यूल्स, रिदमा, सिडनहैम, कोरिया। कोरिया का पूरा नाम सिडनहैम कोरिया है। तो दोनों में से जो भी आपको फॉर्मूला पसंद आए वो याद रखने में आपके लिए आसानी है। तो इन पांच में से दो या दो से ज्यादा होना, मगर प्लस ये जो चीज मैंने लिख दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एविडेंस है हमें कैसे पता चलेगा? हम थ्रोट का स्वाब कर सकते हैं। जैसे कोविड का स्वाब लेते हैं ना, तो थ्रोट के ऊपर से थोड़ी सी सिक्रीशंस लेके उसमें इसको देखेंगे है कि नहीं है। हम इसे कल्चर करा सकते हैं, यानी ग्रो कर सकते हैं। कल्चर करना, ग्रो करना देर हो जाती है, तो इसलिए एक खास किस्म की एंटीबॉडी चेक की जाती है, जिसे कहते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी के टाइटर्स कहते हैं लेवल के, कितना लेवल है, कितनी मिकदार है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी। तो उस मेजर क्राइटेरिया के अलावा हमें क्या चाहिए है? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी भी चाहिए है। कुछ माइनर क्राइटेरिया भी बनाए गए हैं, ईएसआर ज्यादा हो जाए, सीआरपी ज्यादा हो जाए, ईसीजी में हार्ट ब्लॉक आ जाए, आर्थरेल्जियाज हो। अगर सिर्फ पेन हो तो वो आर्थरेल्जिया कहलाता है। अगर पेन के साथ स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडर फ्लूइड भी हो तो फिर वो आर्थराइटिस कहलाता है। तो आर्थराइटिस नहीं है, आर्थरेल्जियाज हैं, तो यू नीड टू मेजर, थ्री माइनर या फाइव माइनर, तब जाके आप
रोमैटिक फीवर को डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इसमें फीवर भी है ऑफ कोर्स। रोमैटिक फीवर है तो फीवर तो डालना ही डालना है हमने। राइट। हैविंग सेड दैट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ मैं आपको। डायग्नोसिस मैंने आपको दे दिया है कि डायग्नोसिस में क्या-क्या करना है, सारा उसके क्राइटेरिया में उसकी ईसीजी करनी है, वगैरह-वगैरह। ट्रीटमेंट क्या है? जॉइंट्स की बात करते हैं, तो मरीज़ को बेड रेस्ट चाहिए। मरीज़ को एस्पिरिन चाहिए है, हाई डोज़ एस्पिरिन। हाई डोज़ एस्पिरिन जैसे ही आप मरीज़ को देंगे, उसका जॉइंट पेन्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, फ़ौरन ठीक हो जाते हैं और ये इसको एक तरह से क्लिनिकली डायग्नोसिस भी हो जाता है। हार्ट के लिए बेड रेस्ट है, एस्पिरिन है, स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। स्किन अक्सर खुद ठीक हो जाती है, कोरिया खुद ठीक हो जाता है। मगर इन सारी चीज़ों को ठीक करने से पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो होती है पेनिसिलिन दे देना। वो ये कहते हैं कि कोई अगर थोड़ी बहुत रेज़िडुअल बीटा स्ट्रेप्टोकोकस की इन्फेक्शन है, तो वो ख़त्म हो जाए, इसलिए पहला काम ये करें कि उसको पेनिसिलिन के इंजेक्शंस पे डाल दें। बाकी सारी चीज़ें आप इसके बाद करते रहेंगे। अब प्रॉब्लम वाली बात समझिए कि क्या इम्पोर्टेंट है। हार्ट की 3 लेयर्स हैं और जो अंदर वाली लेयर है, उसी में तो वाल्व्स हैं। एक्यूट एपिसोड हो सकता है कि मरीज़ को पता भी ना चले और मरीज़ बच्चा ठीक हो जाए। क्रोनिक कंडीशन में आहिस्ता-आहिस्ता, ग्रेजुअली और स्लोली वो जो एंटीबॉडी बनी थी, वो हार्ट को डैमेज करती रहेगी। सो मच सो कि एक वक़्त में माइटल सिरोसिस या माइटल रिगर्च की वजह से मरीज़ हार्ट फेलियर में प्रेज़ेंट करें। हुआ ये है कि इस एंटीबॉडी ने ये जो वाल्व है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसको ग्रेजुअली स्लोली डैमेज करते इसने इसको बिल्कुल नैरो कर दिया, तो माइटल स्टेनोसिस हो जाएगा। अगर इसको ऐसे कर दिया कि ऊपर की तरफ भी ओपन होना शुरू हो जाए, तो भी डैमेज हुआ है, मतलब अब माइट्रल रीगर्जिटेशन हो गई। इसके अलावा जो वाल्व इम्पोर्टेंट है वो एयोटिक है। लेस चांसेस हैं कि राइट साइड की इन्वॉल्वमेंट हो, लेफ्ट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखी जाती है इन पेशेंट्स विद रोमैटिक फीवर लीडिंग टू रोमैटिक हार्ट डिजीज। इसे कहते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज। अब देखो ये तकरीबन मरीज 30-35 ईयर्स में प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि मरीज को बहुत देर से पता चला है। अब एक चीज होती है, उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस। एक बच्चा है जिसको बीटा स्ट्रेप्टोकोकस से सोर थ्रोट हुआ है, उसे एक्यूट रोमैटिक फीवर हुआ, वो ठीक हो गया है, मगर दोबारा सोर थ्रोट होने की चांसेस भी तो है ना। बीटा स्ट्रेप्टोकोकस से ही दोबारा हो जाए, क्या पता चलता है। अब उसे स्कूल में भी जाना है, स्कूल में मजीद बच्चों से इसी चीज़ की इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा हैं। वी कांट स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग स्कूल। तो चूंकि उसको रहेगा, और ये ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 21 ईयर्स तक स्कूल कॉलेज में रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में, तो तब तक के लिए उसको हम इंट्रामस्कुलर बेंजाथीन पेनिसिलिन लगाएंगे मसल्स में वंस अ मंथ। कब तक? जब तक वो 21 ईयर्स का नहीं हो जाता। अगर बाद में उसने स्कूल में बतौर टीचर काम करना है, प्रिज़न में काम करना है जहाँ पर इसकी इन्फेक्शन दोबारा होने की चांसेस ज़्यादा हैं, तो टिल 40 ईयर्स। और अगर उस बच्चे को रोमैटिक हार्ट डिजीज़ हो चुकी है, तो फिर बेहतर है कि लाइफ लॉन्ग ही
ये इंजेक्शन उसको देते रहे। जिनको एलर्जी है पेनिसिलिन से, उन्हें आप एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, मगर दैट्स गोना बी डेली बेस पे होगी। ये था रोमैटिक फीवर और रोमैटिक हार्ट डिजीज। असल में एयोर्टा स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से ब्लड ने जाना है इनटू द एयोर्टा, और दरमियान में जो वाल्व है वो है एयोर्टिक वाल्व। तो एयोर्टिक वाल्व में ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से इनटू द एयोर्टा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी सिस्टली में। अब अगर ये वाल्व नैरो हो जाए तो ये प्रॉपर्ली ओपन नहीं होंगे, हम उसे कहते हैं एयोर्टिक स्टेनोसिस। जब ये प्रॉपर्ली ओपन नहीं होता तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट सॉरी एयोर्टा में जाते हुए डिफिकल्टी कहाँ आती है जी? सिस्टली में आती है। इसलिए इट प्रोड्यूसेस अ सिस्टोलिक मर्मर। चूंकि ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोर्टा में जाता है तो इसका नाम है इजेक्शन, क्योंकि ब्लड इज इजेक्टिंग द हार्ट। तो इसका पूरा नाम मर्मर का इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है। अब S1 और S2 को भी समझ लें। S1 आती है माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व पे, इनके क्लोज होने से। तो जब ये क्लोज होंगे तो प्रोड्यूसेस S1, और जब एयोटिक और पल्मोनरी प्रोड्यूस होंगे तो S2। तो ये वाल्व क्लोज है, तो मरमर जो है वो S1 और S2 के बीच में आता है। इसकी शेप डायमंड जैसी है, तो इसका नाम डायमंड शेप्ड मरमर भी है, टू एंड फ्रो मरमर भी है। टू का मतलब ऊपर, फ्रो नीचे। और एक और नाम है क्रीसेंडो, यानी ऊपर जाना, डी क्रीसेंडो नीचे की तरफ आना। तो ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। एक मरमर प्रोड्यूस हुआ जो कि सिस्टोलिक है, जो इजेक्शन में आ रहा है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल टू द अयोटा। अब मैं आपसे ये पूछूंगा सवाल कि कौन से चेंबर को ज्यादा काम करना पड़ रहा है? ये नैरो है तो ज्यादा काम करना पड़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा डायलेट, फिर होगा लेफ्ट एट्रियम डायलेट, फिर होगा पल्मोनरी एडीमा लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर की वजह से, फिर राइट वेंट्रिकल डायलेट होगा, राइट एट्रियम डायलेट होगा, फिर जेवीपी रेज होगी, लिवर एनलार्ज हो जाएगा, एसाइटिस हो जाएगी, पीडल एडीमा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आगे राइट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा बिकॉज ऑफ एयोर्टिक वाल्व स्टीनोसिस। कौन से मरीज हैं जिनको एयोर्टिक स्टेनोसिस होता है? रोमेटिक हार्ट डिजीज, रेयरली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। कंजेनिटली ही अगर बाइकस्पिड वाल्व हो तो उनको ये स्टेनोसिस हो जाएगा, और ओल्ड एज में कैल्सिफिकेशन की वजह से भी नर्विंग देखने में आती है। कैल्सिफिकेशन का दूसरा नाम क्या है? एयोटिक स्क्लेरोसिस। प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये माइट्रल एरिया है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे। ये वही फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लैटरल टू द स्टर्नम। ये ट्राई कस्पिड एरिया है। सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट इज द pulmonary area, और सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस टू द राइट इज द एयोटिक एरिया। तो हमारा मरमर यहाँ सुनाई देगा और रेडिएट करेगा टुवर्ड्स द कैरोटिड्स। मतलब अगर मुझे ये मरमर सुनाई दे रहा है और ये कैरोटिड्स में भी जा रहा है तो इट इज शुड बी कॉल्ड एज अ एयोटिक स्टीनोसिस मरमर। कैरोटिड्स में नहीं जाता एयोटिक स्क्लेरोसिस का मरमर, जो ओल्ड एज में कैल्सिफिकेशन की वजह से होगा, इट विल नॉट रेडिएट टू द कैरोटिड्स। पल्स स्लो
राइजिंग पल्स हो जाती है। मतलब अगर नॉर्मल एक पल्स की ये शेप होगी तो वो पल्स बड़ी देर से ऊपर जाएगी और बड़ी कम ऊपर जाएगी इसका, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ब्लड मूविंग फॉरवर्ड्स इज नॉट देयर, इज नॉट प्रेजेंट देयर। तो पल्स स्लो वॉल्यूम होगी और पल्स प्रेशर रिड्यूस होगा। सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक is called as pulse pressure। 120, 80, पल्स प्रेशर 40 हुआ तो ये हो सकता है कि 100 चला जाए और ये 90 हो, यानी पल्स प्रेशर बहुत 10-20 का फर्क रह जाता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस ये हैं कि वेट एंड ऑब्जर्व कह लो या मॉनिटर कह लो। अगर मरीज को हार्ट फेलियर के साइंस आना शुरू हो जाए, अगर ग्रेडियंट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल में ग्रेडियंट 50% से ज़्यादा होना शुरू हो जाए, यानी सिम्टम्स हो या ग्रेडियंट मोर देन 50% हो जाए, फिर आप ट्रीट करें, यानी कि सर्जरी कर दें। सर्जरी का मतलब रिपेयर करें या रिप्लेस करें। वो मरीज जिनको सर्जरी नहीं हो सकती, जिनकी सर्जरी नहीं कर सकते, उनको बलून वेल्वुलोप्लास्टी करनी है। मेडिकल ट्रीटमेंट में आप डायूरेटिक्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं ताकि एरिथमियाज ना हो। एक जनरलाइज्ड बात बता देता हूं, इन ऑल स्टेनोटिक लीजन्स अवॉइड ACE inhibitors और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको आंसर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें।